स्क्रीन विजिबल है? कोई भी थम्स अप करके प्लीज बता दें मुझे। थैंक यू मनीषा जी, रूबी जी, पद्मश्री जी, निशु जी, सविता जी। तो हम यहाँ पर आज हम शुरू कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस का एक आखिरी पॉइंट है कि अगर क्लाइमेटिकल पोजीशन कोई एक्सट्रीम है, ठीक है, तो वहां पर हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। तो ये जो क्लाइमेटिक पोजीशन है ये डिफरेंट हो सकती है, या तो ये एक्सट्रीम हॉट हो सकती हैं, एक्सट्रीम कोल्ड हो सकती हैं। तो ये अलग अलग कंडीशंस में हम देखेंगे कि डाइट किस तरह की होनी चाहिए डिफरेंट कंडीशंस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस है तो उसमें क्या डाइट होनी चाहिए। नॉर्मल। तो जब भी एक्सट्रीम कंडीशन मतलब वहां का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम कंडीशन में है, और हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी ऐसी किसी क्षेत्र की तरफ हम ट्रेवल करते हैं, क्योंकि ये जो हमें डाइट पढ़नी है ये किस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ट्रेवलिंग के अकॉर्डिंग। आप वहाँ लोकल हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है। तो जब आप ट्रेवल करते हैं, कहीं का भी प्लान बनाते हैं, तो सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस पर्सनली जो वो रीजन है, जो लोकल जहां पर आप जा रहे हैं वहां पर आप जानकारी ले लें कि वहां पर टेम्परेचर कितना है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, उन सारी चीजों की आप जानकारी ले लें और उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट को आपको मैनेज करना है। तो वहां पर कई बार ऐसा भी होता है कि वहां पर कुछ ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं जो बार बार होते हैं, तो उन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो आजकल नेट पर सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। इवन आप उस जगह का टेम्परेचर कितना है अभी प्रेजेंट में ये भी आप पता कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको कलेक्ट करके और उन सारी इंफॉर्मेशंस को देखते हुए टेम्परेचर, क्लाइमेट और अपने डाइट को प्लान करना है। अब ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है ये क्या क्या हो सकती है। बहुत अधिक गर्मी होना, एक्सट्रीम हीट। तो जब बहुत अधिक गर्मी होती है तो हीट वेव्स भी या हॉट वेव्स भी चलती हैं, और जिनके कारण बॉडी कई बार डिहाइड्रेट हो जाती है। तो जब हम ऐसे किसी लोकेशन पे जाते हैं तो हमको पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट ना हो, उसका हाइड्रेशन बना रहे। फिर बहुत अधिक अधिक कोल्ड है यदि, तो कोल्ड जब बहुत अधिक किसी ऐसे रीजन में हम जाते हैं कि जहां पर बहुत अधिक ठंड है, बहुत अधिक कोल्ड है, तो वहां पर जो हमारा फूड है, हमारी डाइट है, वो गर्म तासीर की होनी चाहिए, जो शरीर के अंदर थोड़ी सी गर्मी पहुंचाए। और वहीं जब हम एक्सट्रीम हीट वाली पोजीशन में जाते हैं तो हमारी जो डाइट है वो ऐसे होनी चाहिए जो कूलिंग हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि बटर मिल्क है, छाछ है, ठंडा दही है, या फिर आम का पना है, या कुछ शेक्स ऐसे होते हैं, कुछ जूस ऐसे होते हैं जो बहुत कूल होते हैं। तो इस तरह से हमें कोशिश करना चाहिए कि वहां पर जो भी टेम्परेचर हो उसके हिसाब से आपकी डाइट हो। यदि वहां पर बहुत ठंड है तो आपकी जो डाइट में चीजें शामिल हो वो ऐसी हो जो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएं, गर्म तासीर की। और यदि वहां बहुत गर्मी है तो जो आपकी डाइट होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें ठंडी चीजें ज्यादा शामिल हो। फिर उसके बाद भारी वर्षा और बाढ़, मतलब यदि बहुत अधिक वर्षा हो रही है, बाढ़ आ रही है, तो वहां पर सारी चीजें कंटेमिनेटेड हो जाती हैं और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पानी भी बॉइल्ड लें, वहां पर जो भी आप खाना पीना यूज कर रहे हैं वो भी सब बॉइल्ड हो, और कुछ भी ऐसा ना हो कि रॉ या कच्चा हो, क्योंकि कच्चे खाने में हमेशा इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फिर सूखा और जल संकट, यदि पानी की उपलब्धता बहुत कम है तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में लिक्विड चीजें बहुत हों, लिक्विड पेय हों, जूसेस हों, जिससे वो पानी की कमी को पूर्ति कर दें। फिर तीव्र तूफान, तो अगर ऐसा जहां तूफान, बवंडर, आंधी जैसी घटनाएं होती हैं
तो वहां पर आपकी डाइट जो है वो बहुत अधिक स्ट्रेंथ दे आपको, इस पोजीशन की होनी चाहिए। अब इनके कॉजेस क्या होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा एक कहावत है कि हर 10 किलोमीटर के बाद बोली, खाना और जलवायु बदलती जाती है। तो आप देखेंगे कि यदि मान लीजिए आप अब 10 किलोमीटर का तो आजकल सिटी के सिटी में ही हो जाता है, लेकिन यदि आप लगभग 500 किलोमीटर का ट्रेवल करते हैं तो आप फील करेंगे कि यदि आप नॉर्थ के साथ जाते हैं अभी जैसे, तो वहां ज्यादा ठंडा रहेगा, साउथ में जाएंगे तो वहां पर हल्की सी गर्मी रहेगी। तो ये सॉरी, तो ये जो जलवायु का परिवर्तन होता है तो बॉडी अचानक उतने टेम्परेचर के अप डाउन को सहन नहीं कर पाती है, और इस कारण से आपको, यदि आप नॉर्थ साइड जा रहे हैं तो अपनी बॉडी को प्रॉपर वार्म रखने के लिए प्रॉपर डाइट और कपड़े मैनेज करें। यदि आप साउथ साइड जा रहे हैं तो वहां के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको मैनेज करना पड़ेगा। फिर जब गर्म हवाएं चलती हैं तो बहुत अधिक आपके शरीर की नमी जो है वो स्वेट के रूप में बाहर जाती है, और बॉडी डिहाइड्रेट बहुत जल्दी होती है क्योंकि पसीना बहुत आता है। तो लग रहा है कि शायद मैं अकेली ही पढ़ रही हूँ। एक शिल्पी जी हैं। थैंक यू शिल्पी जी। दीदी मैं भी हूँ। हूँ। अच्छा, आप, हाँ अंशु जी अभी आपने ऑन किया, चलिए कोई नहीं बात दीदी, नहीं। मेरा तो पहले का ही ऑन है। हाँ आपका भी है, सॉरी, है ना। चलिए तो ये जो वहाँ के जो भी क्लाइमेट्स है उनको देखते हुए हमको आगे काम करना है। अब इनका प्रभाव क्या होता है, ये जो घटनाएं होती हैं इनका जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है और वहाँ की जो सिचुएशंस है उन पर भी होता है, जन हानि भी होती है, कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन भी डैमेज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज होते हैं, और वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो पूरा बिगड़ जाता है। वहाँ की जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर मतलब जो खाने पीने सॉरी, वहां पर जो खाने पीने का सामान है वो सब भी बदलाव आ जाता है। और जैसे जैसे गर्मी होती है तो गर्मी में बहुत इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जब हम, ये तो हमने देखें कि एक्सट्रीम कंडीशंस क्या होती हैं। अब जब हम इन ट्रेवल करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में तो डाइट कैसी होनी चाहिए हम ये देखेंगे। तो जब हम किसी भी कंडीशन में, किसी भी एक्सट्रीम क्लाइमेट वाली कंडीशन जगह पर हम ट्रेवल करते हैं तो कोशिश करना है कि जो डाइट हो उसमें ऐसा हो कि जो एनर्जी बहुत अधिक दे हमें, और उसके साथ साथ बॉडी को हाइड्रेट रखे, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखे। तो ये इन चीजों की ध्यान रखना बहुत अधिक आवश्यक है और इनके हिसाब से आपको अपनी डाइट में बदलाव करना चाहिए। जैसे जब मान लीजिए बाय प्लेन आपको लंबी जर्नी करनी है तो वो वहां पर जो फ्रेंडली प्लेन एरोप्लेन फ्रेंडली स्नैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, आप थोड़ा दलिया खा के जा सकते हैं, सैलेड खा के जा सकते हैं, खिचड़ी खा के जा सकते हैं, ओट्स, सैंडविच, इस टाइप की चीजें, या दही। तो ये जो चीजें हैं ये लाइट होती हैं और ये जो ड्यूरिंग जर्नी आपको कोई भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं देती है। अब किसी भी जो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। कोई भी एक्सट्रीम क्लाइमेट हो, पहला रूल तो ये होता है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें, भरपूर पानी पिएं, क्योंकि जैसे ही बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, और डिहाइड्रेट होने से कई बार ऐसी पोजीशन भी आ जाती है कि जब बहुत अधिक डिहाइड्रेट हो जाती है और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो वहां पर डेथ रिस्क तक भी हो सकती है। तो कोशिश करना चाहिए कि जो जहां पर भी वो जा रहे हैं वहां पर अपने साथ पानी की बोतल, वहां के जो लिक्विड चीजें हैं, जो भी जूस हो, मान लीजिए सूप हो, या जो भी वहां पर अवेलेबल हो, उन चीजों की भरपूर आपको यूज करना चाहिए। और पानी में इलेक्ट्रोलाइट टैबलेट, जैसे इलेक्ट्रॉल है, ग्लूकोज है, इस टाइप की चीजें भी मिक्स करके ले सकते हैं
जिससे ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहे। अब कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब आपकी बॉडी को उस एक्सट्रीम पोजीशन से लड़ना है, उसमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहे। तो अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें आप शामिल करेंगे, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन सी मिलता है, जिससे कि इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और किसी भी तरह का इन्फेक्शन या डिजीज आपको ना हो। साथ ही चूंकि आप बाहर जा रहे हैं, तो आप सभी कभी ना कभी ट्रिप पे गए होंगे और आपने फील किया हो कि आप कितना भी अरेंजमेंट करके जाएं, लेकिन आपको बहुत पैदल चलना पड़ता है, एक्सर्शन अधिक होता है। तो इट मीन्स, और जब आप एक्सट्रीम वाले में जाएंगे तो 100% एनर्जी की अधिक आवश्यकता होगी। तो आपकी जो डाइट हो वो ऐसी हो कि जो कम क्वांटिटी में आपको अधिक एनर्जी देती हो, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, कुछ एनर्जी बार इस तरह के घर में बनते हैं जिनको आप बना सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हमेशा आपको अपने साथ रखनी चाहिए। फिर जो कार्बोहाइड्रेट है, चूंकि एनर्जी हमने शुरू में ही पढ़ा था कि एनर्जी का प्राइमरी सोर्स तो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जब भी कोई भी हम ऐसे हाइटेड वाले प्लेस पे जाते हैं जहां बहुत हाइट होती है, तो हमको कोशिश करना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो रिच रहे हमारा फूड, जिससे एनर्जी बहुत लंबे समय तक हमको मिलती रहे। फिर प्रोटीन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि मसल्स का भी बहुत यूज होता है, और जब हम जर्नी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि 7 से 8 घंटे में हम एक ही पोजीशन में बैठे हैं या एक ही पोजीशन में लेटे हैं, हमारे पास मूवमेंट का भी बहुत समय नहीं है। तो इसीलिए मसल्स की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है। तो इस पर प्रोटीन का जो आप इंटेक ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, उसमें प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, चूंकि आपको हाइड्रेट रखना है तो उतना पानी तो आप साथ में लेके चल नहीं सकते हैं घर से। तो जहां से भी आप परचेस कर रहे हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे जूस हो, चाहे बटर मिल्क हो, कुछ भी हो, वहां पर आपको ये देखना है कि वो प्रॉपर हाइजीन है कि नहीं, वो उन हाइजीन के जो लेवल्स होते हैं उनको मेंटेन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ये सब देखते हुए आपको वहां से पानी या दूसरी चीजें लेना है। यहाँ पर एक और चीज बहुत ध्यान से मतलब सोचने लायक कि क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज कुक्ड लेते हैं, ठीक है, जैसे आप बाहर गए, आप समोसा कहीं का भी खा लीजिए, क्योंकि वो डीप फ्राई हो गया तो उसमें बैक्टीरिया के चांसेस बहुत कम हो गए, लेकिन उसकी चटनी मत लीजिए। तो जब कोई चीज डीप फ्राई हो जाती है, कुक हो जाती है, तो वो हाइजीनिक हो जाती है। कंपैरेटिवली आप उसको कच्चा खाते हैं या बिना उबला खाते हैं। जैसे अगर आप बाहर जाते हैं और अगर आप उबला पानी अरेंज कर सकते हैं तो वो बेस्ट है बिस्लरी से। तो इस तरह की चीजों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब अगर गर्म वातावरण में जा रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है, पानी का, क्योंकि गर्म वातावरण में क्या होता है कि जब चलते हैं या मान लीजिए लंबे समय तक हम कहीं खड़े हैं तो बहुत अधिक स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत निकलता है, और पसीना बहुत निकलने से पानी की शरीर में कमी हो जाती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बॉडी में मेंटेन रहे। इसीलिए खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी है। अब हाइड्रेट रखने के लिए क्या जरूरी है, सिर्फ पानी ही नहीं, कुछ हम फल ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, जैसे तरबूज, खीरा, संतरा, जामुन, पत्तेदार सब्जियां। फिर उसके बाद में शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थ जैसे दही, छाछ, पुदीना, नारियल पानी, इन सबको हम यूज कर सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति हो, मतलब जब बहुत अधिक स्वेटिंग होती है तो शरीर के अंदर सोडियम की कमी हो जाती है, तो हमको चाहिए कि हम थोड़ा सा सोडियम का इंटेक बढ़ा दें। अब किन पदार्थों को हमें नहीं लेना चाहिए बहुत गर्म वाले वातावरण में, तो जितने भी बहुत ऐसे हैवी हैं, बहुत डीप फ्राई हैं, बहुत फैटी हैं, बहुत अधिक मसाला है, उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो शरीर में ये और अधिक गर्मी पैदा करेंगे और आपको अनइजी लगेगा। साथ ही ये डाइजेशन में हैवी होंगे, तो डाइजेस्ट बहुत जल्दी नहीं होंगे। फिर इसके बाद अल्कोहल, कैफीन, ये भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। तो इन चीजों को हमको बहुत अधिक गर्म वातावरण में जाने पर ध्यान रखना चाहिए।
अब कुछ ऐसे फूड्स हैं जो बॉडी हीट को कम करते हैं, जैसे कोकोनट वाटर, मिंट, वाटरमेलन, कर्ड, बनानास, एवोकाडो, कुकुम्बर, ऑनियन, सिट्रस फूड, लेमन ड्रिंक। तो ये वाले जो सारे जो यहाँ पर पदार्थ लिखे गए हैं खाने के, ये सारे हम उन जगह के लिए यूज कर सकते हैं जहाँ पर एक्सट्रीम हॉट पोजीशंस होती हैं, क्लाइमेट होता है। साथ ही एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि हम जहां भी जा रहे हैं वहां के लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जरूर यूज करें, क्योंकि वो उसी एटमॉस्फेयर के लिए बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट है, यदि हम बहुत कोल्ड इसमें जाते हैं, कोल्ड एनवायरनमेंट में या कोल्ड क्लाइमेट में, तो वहां पर क्या होगा, शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए कैलोरी अधिक लगेगी। तो हमको अपने भोजन में कैलोरी की क्वांटिटी बढ़ा लेनी है, भोजन गर्म खाना है, और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके रेशो को ध्यान रखना है। अब वहां पर खाने योग्य पदार्थ क्या है, चूंकि कैलोरी ज्यादा लगनी है तो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट है, ये चूंकि ऊर्जा और ग्लाइकोजन को बना के रखते हैं, तो जो पूरी आप होल डाइट ले रहे हैं उसमें कम से कम 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। फिर प्रोटीन कैलोरी से भरपूर होना चाहिए, और चूंकि इस समय क्या होता है, बहुत यदि ठंडे वातावरण में जाते हैं तो जो मसल्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए हम कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग या एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज रहे और वो अच्छी तरह से काम कर सके। फिर गर्म तरल पदार्थ, जैसे गर्म दूध पी सकते हैं, कहवा होता है गर्म, बहुत सारी तरह के सूप होते हैं, तो उन सब का हमको सेवन करना चाहिए। और यदि पानी की कमी हो तो बहुत अधिक प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब प्रोटीन का पाचन होता है और उसका जो वेस्ट होता है, तो वो उसको बॉडी के बाहर करने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि यदि मान लीजिए पानी की बहुत कमी है तो प्रोटीन को भी कम कर दें। अब मान लीजिए हम बहुत अधिक ऊंचाई वाली जगह पे जाते हैं, तो बहुत अधिक ऊंचाई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वहां पर ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी हो जाती है। कई बार ऊंचाई पर जाने से, ऑक्सीजन की कमी होने से हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट, लिक्विड और एंटीऑक्सीडेंट पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर खाने योग्य पदार्थ क्या क्या होते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होनी चाहिए। ऊंचाई पर ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बेहतर बनाने के लिए ये लाभकारी होते हैं। फिर इसमें लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे प्रॉपर होने चाहिए, बॉडी के जो बैलेंस करें। अब यहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, ड्राई एयर होती है, तो ब्रीदिंग पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। और ड्राई एटमॉस्फेयर रहने के कारण आपको लिक्विड अधिक लेने की जरूरत है। इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉल है, ग्लूकोज है, या नींबू पानी है, इस तरह की चीजें भी लेना चाहिए। फिर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थ लेना चाहिए, जैसे विटामिन ए, सी, ए, जिंक, सेलेनियम, ऑक्सीडेटिव। तो ये जो एक स्ट्रेस क्रिएट होता है उनसे ये लड़ने में सहायक होते हैं। और किन पदार्थों को नहीं लेना चाहिए, जो भारी हैं, पचने में कठिन हैं, और ऐसे खाद्य पदार्थ जो देर से पचते हैं वो भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब ऊंचाई पर व्यक्ति जाता है तो उसकी भूख वैसे ही थोड़ी कम हो जाती है। अब जब एक्सट्रीम हॉट कंडीशन में कोई व्यक्ति ट्रेवल करता है तब उसे क्या करना चाहिए, बहुत अधिक गर्मी में जब ट्रेवल करते हैं तो वहां पर मेन जो है उनका ध्यान होना चाहिए हाइड्रेट रखने पर, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखने पर, और जो भी खाना हो वो ताजा हो, पौष्टिक हो, और वो पचने में बहुत अधिक हल्का हो। तो यहाँ पर जो भी खाना है उसमें हमको दो चीजों का ध्यान रखना है कि वो पानी की पूर्ति करे शरीर में, इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करे, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखे। ये तीन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ की डाइट होनी चाहिए प्लान। अब यहाँ खाने पीने की क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं, तो तरल पदार्थ, मतलब अपने आप को हाइड्रेट बनाने के लिए फ्लूइड बहुत अधिक पीना चाहिए।
कई बार ऐसा होता है कि हमको प्यास नहीं लगती तो हम पानी नहीं पीते हैं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। और एक टाइम फिक्स करके, एक क्वांटिटी फिक्स करके पानी का इंटेक लेते जाना चाहिए। फिर ORS जो एक सोल्यूशन मिलता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होते हैं, वो ले सकते हैं। नारियल पानी ले सकते हैं, छाछ, लस्सी, ताजा नींबू पानी, ये सारे जो पेय पदार्थ हैं ये सारे लेने चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी को मिलते हैं और जो सोडियम और अन्य मिनरल्स मान लीजिए स्वेटिंग के थ्रू कम होते हैं वो प्रॉपर बैलेंस हो जाते हैं। उसके अलावा नींबू की पुदीना, खीरा या नींबू मिलाकर बनाया गया सैलेड ले सकते हैं। और यहाँ पर हमको अवॉइड क्या करना चाहिए, बहुत अधिक चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक या अल्कोहल, क्योंकि ये क्या होता है, ये लैक्सेटिव होते हैं। तो ये लैक्सेटिव होने के कारण यूरिन की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और जिससे बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। अब पानी से भरपूर जो फल हैं जिनको आप अपनी डाइट में शामिल करें वो कौन से हैं? वाटरमेलोन, मस्कमेलोन, फिर कैटालूप, उसके बाद ऑरेंज और भी जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ग्रेप्स, कुकुम्बर। तो ये सारे जो चीजें हैं ये आप बहुतायत से वहां ले सकते हैं। अब हाइड्रेटिंग सब्जियां क्या क्या है, तो ताजी सब्जियां इसमें होना चाहिए। और कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं जिनको हम सैलेड के रूप में ले सकते हैं, जैसे लीफी कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, उनको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने में हेल्पफुल होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे खीरा, सलाद पत्ता, अजवाइन, अजवाइन के भी जो लीव्स होते हैं, फिर टमाटर, शिमला मिर्च, पालक, इनको हल्का पका के या बिना पकाए दोनों तरीके से लिया जा सकता है। हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन, मतलब भोजन पूरा कैसा होना चाहिए, जो हल्का हो, आसानी से पच जाए। एक बार में बहुत सारा भोजन करने से बेटर है कि हल्का, थोड़ा थोड़ा और बार बार खाने को लें। अब इससे जो इसमें क्या क्या आ जाएगा, कम वसा या प्रोटीन वाला भोजन जैसे सैलेड वगैरह है, फिर सूप कुछ आ जाएंगे जो ठंडे पिए जाते हैं, फिर उसके बाद में दही या दही से बनी चीजें जैसे योगर्ट है, फिर इसका रायता है, दही चावल है, कर्ड राइस है, और किनोआ और कुछ और किनोआ के जैसे ही होल ग्रेन्स। तो ये सारी चीजें उस जगह की डाइट में शामिल होंगी। अब यहाँ पर क्या नहीं खाना चाहिए, तो चूंकि वहाँ बहुत गर्म होता है तो जितने भी भारी और बहुत अधिक डीप फ्राई किए हुए खाद्य पदार्थ होते हैं उन सबको नहीं खाना चाहिए। उसमें क्या क्या है, तले हुए स्नैक्स, क्रीमी सॉस, वसायुक्त मांस, इन सबको नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि ये पचने में भी बहुत हैवी होते हैं। फिर उच्च प्रोटीन युक्त भोजन, मतलब हाई प्रोटीन मील होना चाहिए और ये प्रोटीन से भरपूर होती है और इसको अधिक समय पचने में लगता है, तो ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाती है, तो ये थर्मोजेनेसिस होती है। तो ये आप हाई प्रोटीन ले सकते हैं। बहुत अधिक मसालेदार भोजन, मसालेदार जो भोजन होता है वो भी टेम्परेचर को अस्थायी रूप से बढ़ाता है। जैसे आप अधिक मिर्च खा लें तो देखिए आपको पूरी बॉडी में गर्मी आने लगती है और आपको बहुत अधिक पसीना आ जाता है, जिससे क्या होता है कि स्वेट जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो वो बॉडी के लिए एक कूलिंग सिस्टम को मैनेज करता है। बहुत अधिक मीठे या बहुत अधिक प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। अल्कोहल और चाय, कॉफी, इन चीजों से बचना चाहिए। अब इसमें और क्या सुझाव है कि जो भी खाद्य सुरक्षा है, मतलब जब तापमान उच्च होता है तो बहुत जल्दी चीजें खराब हो जाती हैं, तो ऐसे वाले खाने से बचना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग जैसी चीजें पहुंचा सकते हैं। और भोजन का समय सुबह शाम करना चाहिए और उसी समय पर कोशिश करना चाहिए कि खाना खाने के तुरंत बाद ना सोएं। एटलीस्ट खाना खाने के बाद 3 से 4 घंटे आपकी फिजिकल वर्किंग हो, उसके बाद ही आप सोएं। फिर अपनी बॉडी की हमेशा सुनना चाहिए, लिसन टू योर बॉडी। मतलब गर्मी में जैसे ही कोई बीमारी का लगता है, जैसे चक्कर आ रहा है या मान लीजिए जो मसल्स हैं वो बहुत ऐंठने लगी हैं या बहुत अधिक प्यास लग रही है, तो फिर तुरंत रेस्ट करना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट करना चाहिए और सेफ रखना चाहिए।
अब इसके बाद हम देखेंगे डाइट इन ट्रेवलिंग टू एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस। तो बहुत ज्यादा जहाँ ठंड होगी तो उस समय क्या है, कैलोरी की मात्रा अधिक करने के लिए आपको जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो अधिक लेना चाहिए, हेल्दी फैट्स अधिक लेना चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। क्योंकि जब बहुत अधिक ठंडे प्लेस में जाते हैं तो मोस्टली प्यास नहीं लगती है, और प्यास न लगने के कारण जो पानी है उसका इंटेक कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो फूड है विंटर के वो हम क्या क्या खा सकते हैं, पालक है, गुड़ है, गाजर है, सूखे ड्राई फ्रूट्स हैं, सूखे मेवे हैं और स्वीट पोटैटो। तो ये सारी चीजें जो हैं हेल्पफुल होती हैं। अब जब बहुत अधिक ठंड है तो यहाँ पर जो आपकी डाइट का प्रिंसिपल रहेगा वो क्या रहेगा। फर्स्ट तो है कि कैलोरीज बढ़ानी है, क्योंकि शरीर को गर्म रखने के लिए अतिरिक्त एक जो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे जिसमें कैलोरी अधिक खर्च होगी, तो ऐसे वाले आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं जो अधिक एनर्जी आपको दें। फिर गर्म भोजन और पेय पदार्थ, मतलब कोशिश करें कि खाना गर्म खाएं, गर्म पेय पदार्थ बार बार लेते रहें, जैसे सूप है या कहवा है, इस टाइप के कुछ काढ़े हैं, तो वो आपको शरीर की गर्माहट को और भूख को बनाए रखने में सहयोग करेंगे। फिर पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, क्योंकि इस समय पानी के लिए प्यास महसूस नहीं होती है। लेकिन जब बहुत एक्सट्रीम कोल्ड में आप जाते हैं तो आपके सांस और पसीने के जरिए पानी बाहर निकलता रहता है। तो आपको पानी, हर्बल टी, सूप, ये सारी चीजें नियमित लेना चाहिए। और भोजन नियमित करना चाहिए, हर 60 टू 90 मिनट में थोड़ा थोड़ा भोजन करते जाना चाहिए, जिससे कि बॉडी की जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहे और बॉडी की जो डाइजेस्टिव फायर है वो एक्टिवेट रहे, तो जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को गर्म रखेगी। और जो कैफीन है, मतलब चाय, कॉफी है, अल्कोहल है, इन सारी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या फल हैं जो रिकमेंडेड किए जाते हैं, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और जो है जिसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट है, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप दलिया, पूरी, साबुत अनाज की रोटी, पास्ता, जड़ वाली सब्जियां, चावल, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। और ये सब क्या करेंगे, लगातार एनर्जी देंगे और पाचन, डाइजेशन में जो गर्मी होगी वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। ग्लाइकोजन के, ये ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रखेंगे। फिर फैट, हेल्दी फैट, तो ये किसमें जितने भी ड्राई फ्रूट होते हैं, बादाम, अखरोट, काजू, बीज, तिल और अलसी के बीज, एवोकाडो, घी, जैतून का तेल, ये सब कैलोरी से भरपूर होते हैं। तो और इनमें हेल्दी फैट होता है, तो ये सारी चीजें हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रोटीन पर आते हैं, तो इसमें अंडे, कम वसा वाला मांस, मछली, दालें ले सकते हैं, ग्रीक दही मतलब योगर्ट ले सकते हैं, चने, रोस्टेड चने बहुत अच्छा सोर्स होता है कि आप अपने पास रख लें और उसे थोड़ी थोड़ी देर में खाते जाएं। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट, तो जो जितने भी खट्टे फल हैं, जामुन है, पत्तेदार सब्जियां हैं, आंवला है, ये सारी चीज कंज्यूम करने से इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप होगा और इम्यूनिटी सिस्टम के बूस्ट होने से जो अत्यधिक ठंड में जो आपको कफ, कोल्ड, ऐसे जो इन्फेक्शंस होते हैं वो कम हो जाएंगे। फिर कुछ ऐसे काढ़े होते हैं जैसे अदरक, लहसुन, दालचीनी, हल्दी, काली मिर्च, गुड़, इन सब में एक नेचुरल थर्मोजेनेसिस प्रॉपर्टी होती है और जब भी ये काढ़े लिए जाते हैं तो ये इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं तो ये बॉडी को गर्म बनाते हैं। तो बॉडी को गर्म बनाने के यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसमें लगभग यही सब है, अदरक, लहसुन, दालचीनी, हल्दी, काली मिर्च, गुड़, फिर उसके बाद आलमंड, रोजमेरी, मस्टर्ड ग्रीन, तो ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेवल टिप क्या है कि जो आप स्नैक्स लें वो एनर्जी से बहुत भरा हुआ हो, और जैसे ट्रेल मिक्स, डार्क चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, चिक्की और जो घर में पावर बार बनते हैं उस तरह की चीजें हम यूज कर सकते हैं।
थर्मस का उपयोग करें, चूंकि यहाँ पर गर्म चीजें हमें यूज करनी है, तो हमारे पास थर्मस होना बहुत जरूरी है कि जिसमें हम गर्म पानी, गर्म सूप या कोई काढ़ा गर्म भर लें और उसको बार बार यूज करें। फिर जो पानी की बॉटल्स हैं उनको इस तरह से रख के सोएं कि वो बहुत अधिक उनमें डायरेक्ट ठंडी हवा ना लगे या बहुत ठंड के वो कांटेक्ट में ना रहें, जिससे पानी बहुत अधिक ठंडा ना हो। फिर ऐसे खाद्य पदार्थों को का करें कि जो अ, कम तापमान में भी जमे ना, सुरक्षित रहें। तो जिनमें पानी कम होता है वो नहीं जमते हैं, तो ऐसे वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनको आप सिलेक्ट करें। सोने के पहले खाएं। सोने के पहले कोई भी उच्च प्रोटीन वाला नाश्ता या भोजन जरूर करें जो रात भर आपकी बॉडी को गर्म बना के रखे। अब डाइट इन ट्रेवलिंग टू हैवी रेन क्लाइमेट कंडीशंस। तो ऐसे जगह की यात्रा करना जहां बहुत अधिक बारिश होती है और लगातार वहां का जो है मॉइस्चर बना रहता है। तो यहाँ पर जब तेज बारिश जहाँ होती है वहां पर इन्फेक्शंस भी बहुत बढ़ते हैं। बारिश के समय डाइजेशन फायर भी वीक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें ज्यादा लेनी चाहिए? गार्लिक, टर्मरिक, लेमन, ऑरेंज, हर्बल ड्रिंक्स, दाल, ग्रीन चिली पेपर्स, ये सारी चीजें बारिश के समय अच्छी रहती हैं। तो इसमें सूप, हर्बल चाय और पकी हुई सब्जियां, हल्के गर्म और आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ लेना चाहिए। साथ ही हल्दी, अदरक, ये प्रोबायोटिक, दही, ये सब चीजें क्या है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती हैं। फिर इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत डीप फ्राई, कच्चे सलाद या बहुत अधिक समुद्र जो सी फूड होता है उससे बचना चाहिए। और इस समय पानी चूंकि बहुत अधिक इन्फेक्टेड हो जाता है, तो कोशिश करना चाहिए कि उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पीना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए मसालों का सेवन भी बढ़ा देना चाहिए। तो इस समय क्या क्या चीज लेने चाहिए? जितने भी गर्म तरल पदार्थ हैं जैसे हर्बल चाय, जो अदरक, तुलसी, पुदीना, गर्म पानी, सूप, शोरबा, ये सारी चीजें लेनी चाहिए। प्रोबायोटिक जरूर लेना चाहिए क्योंकि इस समय जो डाइजेशन पावर होता है वो वीक हो जाता है। तो उसमें प्रोबायोटिक्स क्या क्या आते हैं? दही, छाछ, इडली, डोसा, इनका सेवन करना चाहिए। फिर मसाले और जड़ी बूटी, तो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए हल्दी, अदरक, काली मिर्च, नीम, मेथी, ये लेना चाहिए। अनाज में हल्के अनाज लेना चाहिए। वो कौन से हैं? जई, पोहा, उपमा, भूरा चावल, जो। और वो सब्जियां जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करें वो लेना चाहिए। अच्छी तरह से पकी हुई लौकी, करेला, बीन्स, भिंडी, पालक, गाजर। फल में नाशपाती, सेब, अनार, केला, चेरी। नाश्ता आप लाइट ले सकते हैं, उसमें अंकुरित अनाज ले सकते हैं, सूखे मेवे ले सकते हैं। यहाँ पे लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप खाने में जो भी चीज यूज कर रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पहले वॉश कर लें, धो लें और उसके बाद ही उनका यूज करें। और किन चीजों से बचना चाहिए? जितने भी बहुत अधिक हैवी हैं या फ्राइड फूड है उन सब से बचना चाहिए, जैसे पकोड़े, गाढ़ी करी, तेल में तले हुए स्नैक्स, स्ट्रीट फूड से बचना चाहिए क्योंकि इस समय जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है, खाना बहुत जल्दी खराब होता है, तो इन्फेक्शन की हाई रिस्क होती है। कच्चे खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए क्योंकि नमी और बैक्टीरिया जो होता है, तो बाहर का जो सलाद होता है या जूस होता है वो आपको नहीं मालूम होता कि उसमें कैसा पानी यूज है, उसको प्रॉपर वॉश किया कि नहीं, या वो कितनी देर से सलाद बना हुआ रखा है। तो ये सारी चीजों का चूंकि आपको नॉलेज नहीं होना चाहिए, तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। फिर बहुत अधिक सी फूड नहीं लेना चाहिए, नॉनवेज नहीं लेना चाहिए। फिर बहुत अधिक खट्टे पदार्थ जैसे इमली, टमाटर, नींबू, इनका सेवन करना चाहिए लेकिन कम करना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में नहीं। और पानी केवल उबला, फिल्टर किया हुआ या बोतल बंद पानी ही लेना चाहिए। अब यहाँ पर सुझाव क्या है कि हाइड्रेशन, खूब सारा शुद्ध गुनगुना पानी पिए, हाथ और खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह से धोएं, वॉश करें, उसके बाद ही यूज करें। भोजन हल्का करें, कम मात्रा में करें, बार बार करें और आसानी से जो डाइजेस्ट हो जाए वही चीजें यूज करें। अब यहाँ पर जो इस सीजन के लिए मेन चीजें जो होती हैं वो क्या है? टर्मरिक मिल्क, हल्दी वाला दूध, अदरक, तुलसी की चाय, स्टीम्ड वेजिटेबल, मूंग दाल की खिचड़ी,
कुछ फल होते हैं जैसे जामुन, पियर, पोमेग्रेनेट्स, सूप्स होते हैं कुछ, बेसन पकोड़ा। फिर उसके बाद में ये कभी कभी, रेयरली, इसको कंटिन्यू नहीं करना। गार्लिक, ब्लैक पेपर, बटर मिल्क विथ हींग और हर्बल काढ़ा। तो ये सारी चीजें जो हैं हम इस समय यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं जेट लैग कि जब एक व्यक्ति प्लेन से एक लंबा सफर करके आता है, तो उसके बाद जब वो एक टाइम जोन में जब डिफरेंस आता है मेजर, जैसे सपोज कोई यूएसए से सफर करके आया तो वहां जब रात होती तब यहाँ दिन होता है, और यहाँ जब दिन होता है तब वहां रात होती है। तो वो जो टाइम जोन को रिकवर करने में व्यक्ति को टाइम लगता है उसे जेट लैग कहते हैं। तो जेट लैग क्या है? एक टेम्परेरी स्लीप डिसऑर्डर है। जो क्या होता है कि जो दो टाइम जोन को अगर क्रॉस करता है व्यक्ति, तो उसके कारण थकान और अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और पेट की समस्याएं होती हैं, क्योंकि जो आपकी बायो क्लॉक होती है, वो जो आप वहां लंबे समय तक रहते हैं उसके हिसाब से वो रहती है, लेकिन सडनली टाइम जोन चेंज होने के कारण आपकी बायो क्लॉक उससे मैच नहीं हो पाती है, उसके साथ उसका सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो जाता है। तो इस कारण से ये कुछ दिनों तक प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे ये जो बायो क्लॉक है ये फिर से जो जहां पर वो रह रहे हैं उसके साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेती है और ये चीजें दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि सबसे पहले नींद को मेंटेन करना चाहिए और फिर उसके बाद हाइड्रेट रखना चाहिए। अब इस समय डाइट कैसी हो, इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं कि एक स्लीप इश्यू होता है कि सुबह जल्दी जागना या दिन में नींद आना, क्योंकि उस समय वहां रात होती है तो बायो क्लॉक आपकी उसके हिसाब से सेट है, तो दिन भर नींद आना, रात में नींद ना आना। फिर ध्यान केंद्रित करने पर चूंकि नींद डिस्टर्ब होती है तो ब्रेन की भी कैपेसिटी कम हो जाती है, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, बहुत अधिक थकान लगती है, सिर दर्द होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम भी इफेक्टेड होता है, तो पेट खराब होता है, हो सकता है कुछ वॉमिटिंग या लूज मोशन जैसा हो। और इन सब के दौरान नींद पूरी न होने के कारण थोड़ा सा इरिटेशन या एक थोड़ा सा अपने आप को हेल्दी फील ना करना, ये भी होता है। अब इसका कारण क्या होता है कि जो आपके शरीर के अंदर सर्केडियन रिदम है, वो आप जहां लंबे समय तक रह रहे थे उस लोकल समय के अनुसार चलती है, लेकिन जब आप एक टाइम जोन क्रॉस कर लेते हैं तो और ये टाइम जोन पूरा चेंज हो जाता है, तो नए टाइम जोन के साथ मैनेज करने में अपने आप को बहुत जल्दी सिंक्रोनाइज नहीं कर पाती है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर कर लेती कुछ दिनों में। अब इसमें टाइम जोन क्रॉस मतलब आप जितने अधिक जोन पार करेंगे, जैसे स्पेशल 3+ जोन, उतनी स्थिति अधिक खराब होगी। पूर्व की ओर यात्रा करना मतलब जिससे दिन छोटा हो जाता है, और पश्चिम की ओर मतलब दिन लंबा हो जाता है। तो ये जो टाइम जोन का डिफरेंस है उसके हिसाब से जेट लॉग की प्रॉब्लम होती है। अब इसके मैनेजमेंट और प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए कि कुछ दिन पहले से ही सोने का समय थोड़ा सा बदल लें। आप जिस टाइम जोन में जाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेट कर लें। पानी बहुत अधिक पिए। कोशिश करें कि एक लंबा, चूंकि आप ट्रेवल करते हैं तो एक ही स्थिति में ना बैठे रहें, थोड़ा वहां पर भी अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखें, और कोशिश करें कि जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहां के लोकल टाइम के हिसाब से अपने स्लीप रूटीन को एडजस्ट करें। और जब आप पहुंच जाते हैं जहां तक कि आपको जर्नी करनी थी, तब आपको क्या करना चाहिए कि एक तो हल्का मतलब एक सुबह की रोशनी आपको लेना चाहिए। फिर जो वहां का स्थानीय खान पान है और सोने के समय को वही मैनेज करें। फिर दिन में यदि कम से कम आपको एक नैप आती है तो उसको कम से कम समय की लें, या एक छोटी सी नींद लें जिसको शॉर्ट नैप बोलते हैं, और ये शॉर्ट नैप 20 से 30 मिनट्स की ही होती है। फिर मेलाटोनिन, तो ये एक हार्मोन्स होता है, जब लंबी यात्राओं के लिए ये मददगार होता है। तो कई बार गंतव्य स्थान पर सोने के समय से ये पहले भी लिया जाता है। क्या चीजें नहीं लेनी चाहिए? बहुत अधिक कैफीन, शराब, नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आमतौर पर प्रत्येक टाइम जोन को जब पार करने के बाद पूरी तरह एडजस्ट होने में 1 से 2 दिन लगते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 4-5 दिन भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना अधिक टाइम जोन क्रॉस किया है। अब यहाँ पर क्या खाएं?
तो सबसे पहले तो हाइड्रेट रहें, चाहे वो ट्रैवलिंग के पहले हो चाहे बाद में हो। खूब सारा पानी पिए, नारियल पानी पिए, नींबू पानी पिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपको दे। भोजन बहुत हल्का करें कि जो बहुत ही अधिक पचने में हेल्पफुल हो, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब हो, प्रोटीन हो। फिर हेल्दी स्नैक्स लें कि जो आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करता जाए। और जो खाने की है वो पहले से आप अपने हिसाब से बुकिंग ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कर लें, जिसमें कम कैलोरी वाला खाना या आप अपनी जो आपकी आवश्यकता है उस हिसाब के डाइट को आप उसे ऑर्डर करें। फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए? तो बहुत हैवी और फ्राइड फूड है, जैसे बर्गर, फ्राइड, समोसे, क्योंकि इनमें डाइजेस्ट करना थोड़ा टफ होता है। बहुत अधिक मीठे, क्योंकि अचानक शुगर लेवल बहुत बढ़ सकता है। अधिक चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक डेयरी जो प्रोडक्ट्स हैं, यदि आप उसके लिए सेंसिटिव हैं तो वो भी आपको नहीं लेना चाहिए। और इसमें कुछ एक टिप्स फॉर कंफर्ट की च्यूइंग मतलब टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों कान के दबाव कम करने के लिए सौंफ या इलायची आपको अपने पास रखना चाहिए। और ड्यूरिंग टेक ऑफ या लैंडिंग उस समय आपको इन्हें धीरे धीरे चबाते जाना चाहिए, तो जो कान पर एक प्रेशर क्रिएट होता है वो कम हो जाता है। और ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना चाहिए जो हेल्थ के स्वास्थ्य को बढ़ावा दें और फाइबर रिच हों। अब यहाँ पर एक और चीज होती है कि कई लोग एक ही जगह रहते हैं, लेकिन उनकी जो शिफ्ट होती है वर्किंग की वो डिफरेंट होती है। तो उनका डाइट प्लान कैसे होना चाहिए ये है, जैसे कई लोगों की लगातार नाइट शिफ्ट चलती है, तो उनका भी एक जो सर्केडियन क्लॉक है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। तो ये डाइट उनके हिसाब से है कि जिस तरह की उनकी वर्किंग शिफ्ट है उस हिसाब से उनको डाइट लेना चाहिए। तो जब रात की ड्यूटी होती है तो जो साबुत अनाज के सैंडविच, फल, दही, अंडे, सब्जी, सूप, हल्के फाइबर, प्रोटीन ऐसा वाला खाना लेना चाहिए। नींद आने वाला जो भारी कार्बोहाइड्रेट है, चीनी है, तेलीय खाद्य पदार्थ है, वो सब लेने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे आपको नींद आने की चांसेस रहेंगे। शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए और एनर्जी और डाइजेशन को प्रॉपर बनाए रखने के लिए हल्का डिनर और हल्के स्नैक्स ड्यूरिंग ड्यूटी आपको लेते जाना चाहिए। फिर इसमें भोजन विकल्प शिफ्ट के दौरान क्या क्या खा सकते हैं आप? प्रोटीन आपको लेना चाहिए, जिसमें टोफू, मेवे, सीड्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर लेने चाहिए। फल, सब्जियां लेना चाहिए, जिसमें जामुन, गाजर, पत्तेदार सब्जियां, एवोकाडो ये सब ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना चाहिए? दही, पनीर, सूखे मेवे, सब्जियां और हाइड्रेशन के लिए पानी, छाछ, ग्रीन टी और मीठे पेय पदार्थ, लेकिन सीमित मात्रा में। यहाँ पर क्या चीजें आपको नहीं लेना चाहिए? बहुत अधिक शुगर वाली चीजें, बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, क्योंकि इनसे नींद आ जाती है, और बहुत डीप फ्राई, स्पाइसी और डीप फ्राइड खाना। तो जब शिफ्ट के पहले कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब, प्रोटीन वाले भोजन लेना चाहिए, जैसे रागी, दलिया, बाजरा, इस तरह के। और जब ड्यूटी आप कर रहे हैं तो एक बार में खाने के बजाय थोड़ा थोड़ा कम मात्रा में खाएं और उस समय प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें। और जब शिफ्ट पूरी खत्म हो जाती है और आप सोने जाते हैं तो उस समय हल्का नाश्ता लेना चाहिए, हल्का सूप लेना चाहिए, जो कि डाइजेशन में बहुत ही अच्छा रहे, हल्का रहे। खाने के कुछ उदाहरण है कि जैसे शिफ्ट के पहले आप जामुन, मेवे के साथ ओट्स, अंडे, होल व्हीट टोस्ट, इस टाइप की चीजें ले सकते हैं। दोपहर का भोजन और रात का भोजन आपको थोड़ा सा लाइट और प्रोटीन वाला लेना है। और नाश्ता जो है वो मूंगफली के मक्खन के साथ सेव के टुकड़े, प्रोटीन शेक और नट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं, आलमंड। चलिए, आई थिंक ये ट्रेवल विद अ ग्रुप ये हम फिर नेक्स्ट में करते हैं।
तो यहाँ पर आपकी जो इसी थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट का 6 पॉइंट है, डाइट इन डिफरेंट कंडीशंस, ट्रेवलिंग टू एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, जेट लैग, नाइट शिफ्ट। अब इसमें सिर्फ आपका ट्रेवलिंग इन ग्रुप बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ट्रेवलिंग इन ग्रुप्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। तो फिर हम थोड़ा सा रिवीजन शुरू करेंगे। तो आप लोग कोशिश करें कि नेक्स्ट वीक के तक या नेक्स्ट क्लास होने के पहले आप एक बार देख लें कि किस चीज में आपको चाहिए कि आपको रिवीजन करना है। तो वो पॉइंट्स आप मुझे ग्रुप में या पर्सनल भेज दें। तो एक बार उनको जहां भी आपको दिक्कत लग रही है तो उनको मैं रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। तो वो आपको मुझे ऑब्वियसली पहले से बताना पड़ेगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा करना। तो जो आप लोग सारे लोग अपने अपने पॉइंट भेजें, जो सबसे ज्यादा डिमांड में होगा उसको हम पहले ले लेंगे। हम इस तरह उसको ग्रेजुअली हम लेते जाएंगे। तो एग्जाम होने तक मोस्ट प्रोबेबली हम एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। प्रीति जी कुछ पूछना चाह रही थी आप? यस मैम, अभी आप बोल रही थी जेट लैग में मेलाटोनिन हार्मोन लेना चाहिए, वो सर्केडियन रिदम जो डिस्टर्ब होता है। तो मेलाटोनिन हार्मोन इन विच वे, क्या ये स्लीपिंग पिल्स होते हैं, क्या होते हैं? नहीं, ये स्लीपिंग पिल्स नहीं, ये एक तरह का हार्मोन्स है और ये सनलाइट में एक्टिवेट होता है। मैम हार्मोन तो मुझे तो पता है, बट किस फॉर्म में लेते हैं मतलब लोग? टैबलेट फॉर्म में होता है। टेबलेट फॉर्म? हाँ, तो ये मतलब सोने के पहले कई बार दी जाती हैं, जब अगर वो जेटलेग लंबे समय तक मेंटेन नहीं हो पाता। अदरवाइज जो जेटलेग होता है वो मैक्सिमम 1 वीक में वो मैनेज हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हीलिंग पावर है ना वो बहुत अधिक है। अगर हम उसको अपने नेचुरल वे में छोड़ दें तो वो अपने आप को हील करना बहुत अच्छी तरह से जानती है। सिर्फ उसको हम सपोर्ट देते जाएं तो ज्यादातर लोगों का ये नेचुरल ही हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मेंटली थोड़े वीक हैं या फिजिकली थोड़े वीक हैं, तो उस कंडीशंस में कुछ जरूरत पड़ सकती है। शिल्पी जी। हाँ, डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि आप जैसे हल्दी की चीजें लो, ये करो वो करो, ट्रैवलिंग में। तो किसी के इन्फेक्शन हो जाए तो क्या लेके जाएं, या कोई और चीजें जैसे जो भी कंडीशंस है वेदर की, या जो भी चीजें जो हो सकता है उसके लिए प्रिकॉशनरी क्या क्या लेके जाएं? सपोज देखिए, ये हो गया तो ये ले अभी जाएं इस टाइप जो का। हमने बात की ना कि हल्दी लेना, अदरक लहसुन लेना या दालचीनी, ये सब प्रिकॉशनरी ही है। होने के बाद तो हमारे पास ऑप्शन यही बनता कि डॉक्टर के पास जाएं, है ना। ये सब हमारा पहले से ही लें कि हम उस चीज को ही रोक पाए कि वो हो। हाँ, वो तो ठीक तो ये सारी प्रिकॉशनरी ही लेना। जैसे काढ़े हम बहुत सारी तरह के होते हैं जो लेते हैं, है ना, तो वो काढ़े भी प्रिकॉशनरी हैं। जैसे मान लीजिए बहुत तेज गर्मी है तो है। सौंफ जीरा को भिगो के उसका पानी पीते हैं ठंडा, जो बॉडी के थोड़ी ठंडक को बना के रखे। तो ये सब हम पहले से ही ले रहे हैं कि जो हमारी बॉडी को प्रिकॉशन दे सके, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके। ठीक है, थैंक यू। ठीक है दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। जी हाँ। दीदी जैसे ट्रैवल करते हैं माउंटेन पे, ट्रैवल बस में या गाड़ी में, तो किसी किसी को वॉमिटिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मतलब वो बैठ नहीं पाते हैं, वॉमिट पूरा चलता रहता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए और कैसा फूड देखिए, लेना चाहिए? वॉमिटिंग की जो पोजीशन होती है उसके दो रीजन होते हैं। एक तो आपका अगर डाइजेशन बहुत क्लियर नहीं है, तो चूंकि जब आप ऐसा गोल गोल घूमते हैं ना तो आपकी इंटेस्टाइन भी पूरी ऐसे बॉडी मूव करती है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी लोअर बॉडी तो स्टिल होती है ना, आपके पैर वगैरह उतने नहीं हिलते, लेकिन अपर बॉडी मूव करती है। तो वो जो मोशन सिकनेस के कारण लगता है, एक तो वो होता है, ये फिजिकल हो गया। अगर मेंटल पे जाए तो मेंटल कई लोगों का क्या होता है कि यदि वो ऐसा फील करते हैं कि हमको किसी चीज में बांध दिया है,
एक बाउंडेशन है, बंधक यूज करते हैं तो भी उनको वॉमिटिंग का सेंसेशन होने लगता है। तो अगर आप अपने थॉट्स को हटा दें, तो वो अगर मेंटल के कारण हो रहा है तो वो चीज दूर हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि कुछ उस समय आप कुछ जैसे टॉफी है या ऐसी चीजें कुछ मुंह में डाल के रखें, या सौंफ है या इलायची है, तो उससे क्या होता है कि उसका जूस धीरे धीरे आपके स्टमक में जाता रहता है और वो उस मेंटल पोजीशन भी आपकी डाइवर्ट हो जाती है उस समय। उस टेस्ट को एंजॉय करें तो इन चीजों से हम बच सकते हैं। और कोशिश करें कि जैसे जब आपको निकलना है तो उस समय हैवी कोई आप डाइट ना लें, आपकी उसके कोशिश करें कि 2 घंटे पहले कम से कम डाइट ले चुके हों, तो ये सारी चीजें बहुत लाइट हो, हल्का पचने वाला हो, तो ये सारी चीजें जो हैं आपको इससे बचा सकती थैंक यू दीदी। हैं। और कोई क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट ट्यूसडे हमारी लास्ट रहेगी, उसके बाद हम रिवीजन शुरू करते हैं। तो आप मुझे शायद ग्रुप में ही भेज दें आप, कि आप लोग को कौन दीदी कौन से पॉइंट चाहिए हैं। थर्मोजेनेसिस आपने बताया था, थर्मोजेनेसिस मतलब? थर्मोजेनेसिस मतलब कुछ ऐसी चीजें जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। जैसे आप जैसे बहुत दीदी कोल्ड में गए तो कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं कि जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। जैसे आप बहुत कभी अचानक से बहुत तेज मिर्च खा लीजिए तो देखिए आपको पसीना आ जाएगा सर्दी में भी। किसी ने ट्राई किया है? नहीं अगर दीदी, बहुत अधिक हमने सर्दी खाई हो, थी। अचानक से हम मिर्च हमारे खाने में आ जाती है, कोई पीस या कुछ और हम खा लेते हैं और बहुत तेज होता है, तो आप देखिए सर्दियों में भी पसीना आ जाता है। तो ये जो थर्मोजेनेसिस प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक होती है। जैसे अगर मान लीजिए बहुत अधिक गर्म हवा लग रही है तो ऑटोमेटिक पसीना आएगा, और जब पसीना आएगा उस पर हवा लगेगी तो वहां पर क्या कूलिंग इफेक्ट होगा और बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये जो थर्मोजेनेसिस प्रोसेस है हमारी बॉडी खुद करती है। जैसे मान लीजिए हम बहुत ठंडी जगह में हैं और अगर हम सांस ले रहे हैं तो अगर उतनी ठंडी हवा हमारे लंग्स में चली जाए तो वो लंग्स के लिए हार्मफुल होगी। तो उसके लिए क्या है कि हमारी, आपने देखा कि जो नाक के अंदर से ब्लड बहुत जल्दी आता है, अगर बहुत तेज गर्मी में हुआ तो बहुत लोगों को ब्लीड होने लगता है नाक से। तो यहाँ पर हमारी जो नाक के अंदर इंटरनल वॉल है उसके बहुत पास में एक ब्लड कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क होता है, और उसका काम क्या होता है कि जो भी हवा आप ले रहे हैं अंदर उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना। यदि वो बहुत ठंडी है तो वहां पर जो ब्लड का वो पूरा नेटवर्क है वो उसको गर्म कर देगा, यदि गर्म है तो उसको ठंडा कर देगा, और उसके टेम्परेचर को मैनेज करके ही वो लंग्स तक भेजेगा, जिससे लंग्स डैमेज ना हो। दीदी मैं यहाँ हैदराबाद में रहती हूँ और मैंने यहाँ पे सुना था आंध्रा में लोग, मतलब पहले आंध्रा तेलंगाना एक ही था ना, तो यहाँ पे जो आंध्रा क्विजीन बनता है उसमें मिर्ची बहुत डालते हैं, ताकि वो लोग कहते हैं कि मिर्ची खाने से गर्मी नहीं लगती। शायद यही रीजन हो। हमारे यहाँ भी देखिए बिहार वगैरह में बहुत खाई जाती है। तो ये सारे मसाले एक्चुअली किसी न किसी तरह से बॉडी के लिए हेल्पफुल हर्ब है एक तरह से, है ना? रीना जी। दीदी ये ना पद्मश्री दीदी ने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सोडियम इनटेक कैसे बढ़ाएं। नमक से, सोडियम नमक में मिलेगा। ठीक है दीदी, उन्होंने दोबारा फिर लिखा कि मेरा क्वेश्चन कोई पूछ लो, मैं ट्रेवलिंग में हूँ, तो मैंने इसलिए पूछ लिया। नमक, सोडियम क्लोराइड होता है ना नमक का, तो केमिकल फॉर्मूला ही है। ठीक है दीदी। दीदी जैसे आजकल चल रहा है कि नमक नहीं खाना चाहिए और सिंधा नमक खाना चाहिए, तो फिर जो सब्जियां वगैरह से खाते हैं उसमें से भी सोडियम मिलता है, तो वो क्या हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बराबर होता है कि हमको एक बार सिंधा नमक और दूसरी बार मतलब ये सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट खाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए आजकल का सबसे गलत पैटर्न क्या है कि एक बार किसी ने बोला जीरो ऑयल, सबने आंख बंद करके दौड़ लगा दी जीरो ऑयल।
बैलेंस डाइट को ही भूल गए। डाइट बैलेंस होना चाहिए, मतलब उसमें जितना सोडियम का महत्व है उतना ही शुगर का महत्व है, उतना ही ऑयल का महत्व है, उतना ही घी का महत्व है ना। तो बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि आप नेचुरल खाएं, बैलेंस खाएं, कोई भी चीज अति ना करें ना ही कम करें। कम करना भी अनबैलेंस्ड होता है। तो जब बैलेंस, आप मान लीजिए आपने ये नमक टोटल बंद कर दिया, आप सेंधा नमक यूज कर रहे हैं, तो आपकी डाइट बैलेंस कैसे हुई? तो हमेशा मैं अपनी क्लास में कहते हैं कि किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए भागे मत। हो सकता वो उनको बहुत सूट करती हो, उनकी बॉडी का टाइप वो हो, लेकिन हो सकता आपको वो बिल्कुल भी ना सूट करे। अब फॉर हम एक नमक का ही एग्जाम्पल लें, किसी को लो बीपी है और वो नमक ज्यादा खाता है तो ठीक है, उसके लिए ओके है। लेकिन अगर किसी को हाई बीपी है और वो नमक ज्यादा खाने लगे, कि भाई वो खाता है उसको तो फायदा हुआ, वो हेल्दी रहने लगा, तो उसके लिए तो लॉस होगा ना। तो कभी भी किसी चीज को फॉलो करने ना दौड़ें, उसको समझें, सोचें, होमवर्क करें उसके लिए, और फिर ये तय करें कि वो मुझे खाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि पथ्य अपथ्य जो खाना आपको पढ़ाया था उसमें यही चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक व्यक्ति के लिए खाने की जो चीजें पथ्य हो सकती हैं वो दूसरे के लिए अपथ्य हो सकती हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए अपथ्य है वो हो सकता है किसी तीसरे के लिए पथ्य हो सकती है। तो पथ्य अपथ्य का मतलब ही ये है कि आपका कस्टमाइज पैकेज डाइट का डिजाइन करना, कि पर्टिकुलर आपकी मसल्स क्वालिटी क्या है, आपका वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपको ओबेसिटी है कि नहीं है, कि आप अंडर वेट है, आपको फिजिकल क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको मेंटल क्या क्या प्रॉब्लम है, आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, आप कितने घंटे काम करते हैं, आप कहाँ काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे कम से कम 20 से 25 पॉइंट होते हैं। आप खाना खाते हैं तो कब आपको खाना मिलता है, आप कितनी बार खाते हैं, कैसे खाते हैं, उतनी सारी चीजों को देख के फिर उसको वो पर्सनल कस्टमाइज किया जाता है डाइट। तो वो बहुत इजी नहीं होता है, डाइट प्लान करना टफ होता है। जी मंजू जी। जय जी दीदी। जय जी ने। मैं यही कह रही हूँ कि आजकल जो ज्यादा जोर दे रहे हैं जीरो ऑयल बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो जो फैट सोल्यूबल है, जो विटामिन, वो कैसे डाइजेस्ट होंगे अगर जीरो ऑयल लेंगे? जॉइंट्स का लुब्रिकेशन भी नहीं आपको मैनेज ऐसे होगा। तो आंख बंद करके डॉक्टर्स लोग ही बता रहे हैं ये चीजें, ऐसे आंख आंख बंद करके क्यों बता रहे हैं? मिसगाइड कर रहे हैं ना देखिए, मैं लोगों को। एक चीज की बोलूं, मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, लेकिन पहले जो जमाना था ना वो ये था कि डॉक्टर ने जो भी लिखा आपने उसको भगवान समझ के खा लिया और वो ओके होता था। अब वो नहीं है टाइम। अब आपको खुद को अवेयर करना पड़ेगा कि यदि ये डॉक्टर ने लिखा भी है तो ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वैसे भी हम आप लोगों से पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज पता चल रही है कि कुछ विटामिन हैं जो वाटर सोल्यूबल है, कुछ है जो फैट सोल्यूबल है। अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं था। जैसे किसी ने कह दिया जीरो फैट का लो तो हम वो शुरू कर देते। हम इंडियंस भेड़ चाल पे निर्भर रहते हैं ना, कि एक ने बोला नॉलेज नर भागे तो सब नहीं होती भागे। ना। अभी आजकल फिर से मूव चल रहा है, पहले मूव चला आयोडाइज सॉल्ट लो। आयोडाइज सॉल्ट लेते लेते ही ना जाने कितने लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। फिर सेंधा नमक पे आ गए सब लोग। अब सेंधा नमक ले रहे हैं तो अब फिर वो शुरू कर रहे हैं, नहीं नहीं सेंधा नमक खाने से बहुत गड़बड़ियां होती हैं, आयोडाइज लो। अभी मुझे 3-4 दिन पहले ही किसी ने बहुत जोर दे के कहा आयोडाइज लेना चाहिए। मैंने कहा नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे थायराइड हो चुका है आयोडाइज लेते लेते, और बहुत सारे नहीं लोगों को तो इस चीज ने हुआ। आयोडाइज ना लेके आप सिंपल सफेद नमक ले सकती हैं ना, जिसमें आयोडीन नहीं मिला हो। मैं तो वैसे आजकल सेंधा नमक कई साल से शुरू कर दिया है, वही लेती हूँ। एक्चुअली बस प्रॉब्लम यही है कि हम बैलेंस शब्द को भूल जाते हैं, नेचुरली। है ना। तो जब हाँ तक हम उसको भूलते रहेंगे तब तक हम समस्याओं से जूझते रहेंगे। जी। फिर समस्या आएगी, फिर हम उभरने की कोशिश करेंगे, फिर थोड़ी सी आएगी, तो ये बोलते ना चक्र है, साइकिल है, ये चलता जाएगा। और जिस दिन हम खुद अवेयर हो जाएंगे कि नहीं, अगर ये चीज नहीं करना तो क्यों नहीं करना, इसके बेनिफिट क्या है, इसकी क्या बेनिफिट नहीं है, जी। खाने
का भी ठीक है, आप योग का भी देखिए। जो लोग जाते हैं ग्रुप में, टीचर ने जो बोला कर दिया, कितने लोग हैं जो पलट के पूछते हैं कि आपने मुझे ये आसन क्यों कराया, जी मेरी किस कमी को देख के आपने ये आसन कराया, या मेरे बॉडी के किस पार्ट में क्या कमी थी, किस मसल्स में क्या कमी थी जो आपने मुझे आसन कराया। हैंड थम्स अप करें, कितने लोगों ने आज तक अपने टीचर से पूछा है ना। तो ये जब तक आप में अवेयरनेस नहीं होगी तब तक दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, आपकी अवेयरनेस से, जी, थैंक यू दीदी। है ना। तो वो बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा पढ़ें, ज्यादा समझें। जितना अधिक नॉलेज हमें मिलेगा उतनी हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। जैसे अभी भोजन के लिए है, जो इस कोर्स को पहले आपकी जो अवेयरनेस थी और अब उसमें शायद जमीन आसमान का अंतर आ गया होगा। तो नॉलेज ही है, ज्ञान ही है जो हमको जगा सकता है और सही दिशा दिखा सकता है, और उसी को हम बहुत सेकेंडरी करते हैं। मतलब ये एक इंडियन मेंटेलिटी हमने देखी है हमेशा से कि यदि ज्ञान की कोई चीज 1,000 में मिल रही है तो बोलेंगे 1,000 रुपए नहीं देंगे, लेकिन एक 10,000 की साड़ी खरीद लेंगे जो शायद 2 या 3 बार पहनेंगे। तो ये हमारी कमी है और हमको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जबकि नॉलेज आप अपने साथ लेके जाएंगे, ठीक है, वो 1,000 में जो चीज आपको मिल रही है वो आप अपने साथ अगले भव तक लेके जाएंगे, साड़ी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ज्ञान हमेशा आपके साथ आगे भी जाता है। तो अब जब हमारा समय है, मान लीजिए जैसे ही हम 40-45 से ऊपर जाते हैं, तो हमको अपनी अगली यात्रा की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए कि कितना हम बटोर के लेके जा सकते हैं। जितनी आपकी अवेयरनेस होगी, जितना ज्ञान होगा, जितना आप उसको स्टोर करोगे, 100% अगला भाव भी उतना ही अच्छा होगा। ये तैयारी शुरू करने का समय शुरू हो जाता है लगभग 45-50 से, और जो कर देता है तैयारी शुरू, उसके लिए अच्छा है। और क्या होता है मालूम, 50 साल तक ना आपकी इमेज बन चुकी होती है कहीं भी, चाहे आप रिलेशन में जाएं, चाहे आप अपने कहीं जॉब करते हैं तो वहां भी जाएं, आप कुछ भी पहने, आपकी वो इमेज बन चुकी होती है। लोग आपसे, अगर आपने अपने लिए रिस्पेक्ट की इमोशंस जनरेट किए हैं लोगों से, आप सिंपल कॉटन की साड़ी पहन के चले जाएं, सिंपल सूट, तो भी वो लोग उतने ही रिस्पेक्ट से आपसे बात करेंगे। तो इस समय हमको जो लगेज की जरूरत है वो है नॉलेज की, ज्ञान की। जितना ज्यादा हम उसको बढ़ाते जाएंगे, आपने ज्ञान योग शब्द सुना ही होगा कि ज्ञान योग भी एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, है ना, मुक्त हो सकते हैं। अब जैसे पहले मैं अपनी एग्जाम्पल देती हूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी और लोग बोलते थे कि डढ़ेल मतलब जो यूज किया हुआ ऑयल है वो अलग रखो, जो नया ऑयल है वो अलग रखो, तो मैं सोचती थी क्या ये जबरदस्ती का नाटक है। आज समझ में आता है ना, जब नॉलेज बढ़ा, कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जब बॉईल होता है तो उसकी बहुत सारे उसके जो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जब हम उसको बार बार बॉईल करते हैं तो वो कई बार पूरा 0 न्यूट्रिएंट्स वाला भी हो जाता है। तो इसीलिए अलग रखा जाता है कि उसको बहुत जल्दी कंज्यूम करके अलग कर दिया जाए। तो अब यदि यही चीज कोई बचपन में साइंस को लेके समझाता तो विद्रोह की जगह वो करते हम, है ना। तो आज हमारे बच्चों को बहुत जरूरत है इस चीज की, कि हम उनसे ये ना बोलें कि बेटा ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, बल्कि उनको उनके लेवल का लॉजिक दें कि क्यों नहीं करो। बच्चे तो बिना लॉजिक के कुछ भी समझने को तैयार नहीं होते। नहीं, लेकिन लॉजिक उनके लेवल का होना चाहिए, है ना। आप रोज उनसे बोलो मंदिर जाओ मंदिर जाओ, वो नहीं जाएंगे। जिस दिन आप उनको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दोगे कि मंदिर जाने से तुम्हें क्या बेनिफिट हो रहा, देखिए दूसरे दिन से वो मंदिर जाने लगेंगे। जिस दिन आप उनको आर्किटेक्चर, मंदिर के आर्किटेक्चर का साइंस समझा दोगे, जिस दिन आप उस मूर्ति के जो एनर्जी का साइंस समझा दोगे, उस दिन वो मंदिर जाने लगेंगे। तो हमको जितना हम ज्ञान बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएं, और वही हमको सही मुक्ति के मार्ग पे लेके जाए। रेखा जी। ओम नमः दीदी। हमारा मैं वही क्वेश्चन रिपीट कर रही थी, जैसे भी जो नमक की बात चल रही थी,
पर जैसे अगर फैमिली में मान लो हस्बैंड को या किसी को बीपी की प्रॉब्लम है और उस बच्चे भी रहते हैं साथ में, तो फिर ये होता है ना कि अगर हम उनके लिए सेंधा नमक यूज करें तो एक कहते हैं बच्चों को आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो फिर वही बदल बदल के यूज करें या कैसे करें? वही करना पड़ेगा आपको कि जैसे एक टाइम एक तरह का नमक यूज कर रहे तो दूसरे टाइम दूसरी तरह का करें, तो इससे बैलेंस बना। बैलेंस रहेगा भाई, एक महीना वो यूज कर लिया, एक महीना वो यूज कर लिया। और दीदी मिला के भी कर सकते हैं, जैसे 1 किलो सेंधा नमक ले लिया, 1 किलो आयोडीन नमक ले लिया, दोनों को मिला के इस्तेमाल कर लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। मोस्टली मिलाने से जो केमिकल्स होते हैं, क्योंकि बेसिक तो ये सब केमिकल ही है ना, तो उनके रिएक्शंस चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाया तो पानी बना, लेकिन अगर 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को मिला देंगे तो पानी कभी नहीं बनेगा, कुछ और चीज बन जाएगी। पर दीदी ये तो होता ही होगा ना कि सेंधा नमक में आयोडीन नहीं है, तो भाई थोड़ा सा कि भाई आयोडीन हमें और भी आयोडीन से जितने भी पर्पल कलर की सब्जियां होती हैं सब में आयोडीन होता मिल है, जाता है वहां से, तो इसलिए अगर वहां से ना भी मिल करें। जाता है। हाँ। तो मतलब अब जैसे दाल और चावल है, अगर हम उनको अलग अलग कुक करते हैं, सिंपल दाल चावल बनाते हैं, तो आप देखिए कभी भी बीमारी से उठे तो कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता कि दाल चावल खाने दीजिए, लेकिन खिचड़ी सब बोलते हैं। क्या फर्क आता है? जब दाल चावल एक साथ कुक होता है तो उसमें फाइबर्स बन जाते हैं और वो फाइबर रिच हो जाती है, और जब भी किसी बीमारी से कोई व्यक्ति उठता है तो उसका डाइजेशन वीक हो जाता है। तो खिचड़ी जो चूंकि फाइबर रिच हो जाती है तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है और कॉन्स्टिपेशन नहीं क्रिएट करती है, तो इसलिए खिचड़ी खाने बोलते हैं। कभी किसी ने सुना क्या कि दाल चावल खा लो, है ना? तो ये केमिकल्स के रिएक्शंस हैं ये भी, तो उनको भी समझना पड़ेगा आपको। लेकिन दीदी जब हम कोई दही मसाला चाट मसाला वगैरह बनाते हैं तो उसमें तो हम काला नमक सेंधा नमक दोनों एक साथ मतलब नॉर्मल सॉल्ट और काला नमक एक देखिए साथ डाल के वन रखते हैं। टाइम डालना अलग बात है, वो डेली की बात कर रही है, दोनों चीज डिफरेंट है। नहीं तो कभी हम डाल के कभार ही रखते यूज हैं ना, कर, जब बनाते हैं तो वो मिक्सिंग करके ही रखते हैं। वो नहीं वो कभी सैलेड कभार के लिए कभी कभी होता है ऐसे, ना वो तो, हाँ वो रोज में तो हम नहीं करते ना। या एक किसी एक ही आइटम में हो गया सैलेड में ही, वो तो नमक तो हर सब्जी में हर चीज में डलेगा मिक्स वाला तो। अच्छा, वो चीज कह रहे हैं। अच्छा दीदी आप एग्जाम की बात करें तो कुछ हमें क्राइटेरिया पता है कि हमें भाई कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे या कैसे, या हमें डिटेल वाले एक्चुअली भी एक्सप्लेन मुझे वाले भी अभी आएंगे? कुछ भी नहीं पता है ना, क्योंकि ये भी फर्स्ट टाइम प्लान हो रहा है, तो जैसे ही पता चलता तो आपको मैं बता दूंगी। क्योंकि लेकिन आप एमसीक्यू तो लोग, फिर भी बेटर है, एक्सप्लेन के लिए तो बहुत डीपली लर्न करना हाँ, पड़ेगा, पूरा लेकिन लिखना। एक चीज है, देखिए आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग का बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप लोग एक कोर्स कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इसे ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए अपने लाइफ और अपनी फैमिली के लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो आपका बिल्कुल सही है कि हम मेहनत कर रहे हैं एग्जाम देंगे, वो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक इस पॉइंट को भी क्लियर रखिए कि जितना हमारा ये नॉलेज डीप होगा उतनी अवेयरनेस हमारी बढ़ेगी और हम उतना अच्छी तरह का भोजन खुद भी कर पाएंगे और अपनी फैमिली या जो भी हमारे आसपास है उनको भी हम सजेस्ट भी कर पाएंगे और दे भी पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा आपका योगदान होगा समाज को या परिवार को। दीदी वो तो क्लियर हो गया है, पर जैसे जैसे किसी को हम बताते हैं ना तो उसके एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे पाते कि ये नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना, वो चीजें याद नहीं हो पाती हैं अभी। देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये बहुत सारी चीजें याद होने से कभी नहीं होती हैं, लेकिन कभी किसी दिन आपने दूध में नींबू डाल दिया था और वो फट गया था, ये आपको आज तक याद होगा। तो ये ऐसे ही एक्सपीरियंस से आप सीखेंगी। जैसे किसी ने कुछ पूछा, आप उसको नहीं दे पाई जवाब, कोई बात नहीं, घर आके उसको सर्च करिए। देखिए हमारी कमी की तरफ यदि कोई पॉइंट आउट करता है ना, वो चीज हम जीवन भर नहीं भूलते हैं। आप याद करिए, किसी ने तारीफ की होगी कि आज की आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, आप शायद कुछ दिन में भूल जाएंगे, लेकिन किसी ने अगर कमेंट किया होगा तो उसका फेस जब भी आएगा ना तो आपके सामने आपकी फोटो वो ड्रेस के साथ आ जाएगी कि इसने मेरी बुराई की थी, है ना। तो कोशिश करिए कि जब भी हमको यहाँ लगता है कि यहाँ हमारी कमी है तो आके उसको पढ़िए, तो क्या होगा कि धीरे 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 ऑटोमेटिक नॉलेज बढ़ता जाएगा। ये याद करने से नहीं सोल्यूशन होगा, बार बार सुनने से, बार बार पढ़ने से ये सोल्यूशन होगा। थैंक यू दीदी। वेलकम। पद्मश्री जी।
हाँ दीदी, वो मरम नवा दीदी, उमर वो मैंने, हाँ सोडियम का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि जी, वो नमक को छोड़ के और किसमें किसमें से हम ले सकते हैं? तो इस पे नेट पे डालेंगे तो सोडियम के ढेर सारे आ जाएंगे इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि हाँ ऐसे नहीं, तो याद रखना बहुत मुश्किल है, जो कि नारियल अभी। पानी, नारियल पानी ना दीदी? हाँ, नारियल पानी में भी सोडियम रहता है। फिर उसके बाद आप जो नींबू पानी बनाते हैं उसमें भी सोडियम होगा, है ना, छाछ में भी होगा, तो ऐसे बहुत चीजों में होगा। क्योंकि आजकल क्या मैंने 2-3 केसेस देखे बाजू बाजू में कि उनको सोडियम की कमी हो रही है और उसका लास्ट में जाकर वो 2-3 पेशेंट कैंसर के निकले। तो एक उसका और उसका कुछ रिलेशन है क्या, क्या ऐसे इस वजह हाँ, से मैं बॉडी बॉडी में हमेशा बैलेंस की ही चीजें रहनी चाहिए। तो जैसे अभी था कि नहीं, हम तो सेंधा नमक ही खाते हैं, ये नमक खाते ही नहीं है। तो जब ये नमक नहीं खाते हैं तो फाइनली सोडियम की कमी होगी ही। तो इसीलिए जो बैलेंस शब्द पे बार बार जोर दिया जाता है कि वो बहुत जरूरी है। अगर मान लो एक नमक जैसी छोटी चीज जरूरी है, तो एक बहुत ड्राई फ्रूट जैसी महंगी चीज भी जरूरी है। हम किसी भी चीज को किसी दूसरी चीज से कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। तो तो दीदी मतलब नॉर्मल टाटा का सॉल्ट भी नमक खाना खाना चाहिए? चाहिए? मतलब एक टाटा का मिनट। नमक खाना चाहिए जो आता है टाटा का? हाँ, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो आयोडाइज ना खाएं, सिंपल नमक लें। मतलब सेंधा नमक के साथ साथ हमें वो भी खाना हाँ, वो चाहिए? भी यूज करना चाहिए जिससे बैलेंस रहे, है ना। सारिका जी। दी लेकिन थायराइड तो आयोडीन की कमी से होता है ना? नहीं, दोनों चीजों से होता है। हाइपोथायराइड भी होता है और हाइपरथायराइड भी होता है। दोनों तरह का थायराइड होता है, एक्सेस होने से भी होता है, कमी से भी होता ओके। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि मतलब जैसे हम लोगों ने इतना पढ़ लिया सीख लिया, तो हमें तो पता है कि भाई इतने लोग हैं हमारे बैच में और इन सब ने ये सब पढ़ा है। अभी अगर हम किसी दूसरे को बताएं तो हम क्या बोल के बताएं? वो हमारी बात पे विश्वास क्यों करे? जैसे फैमिली मेंबर्स ही, आप बाहर ऐसे मत भी जाइए, लेकिन फिर भी फैमिली मेंबर्स को भी बताना है, तो कुछ तो होना चाहिए ना उसमें श्योरिटी की उन वो हमारे पे विश्वास करे, हाँ भाई ये बता रहे हैं तो कुछ बता रहे होंगे। है। वो श्योरिटी आपका नॉलेज है, आपको उतना एक्सप्लेन उस लेवल का बनना चाहिए कि आप श्योर कर सकें। जितना गहरा आपका ज्ञान होगा, जितनी अधिक पढ़ाई होगी, जितना डेप्थ नॉलेज होगा, वही चीज श्योरिटी बन सकती है, बाकी और कोई श्योरिटी नहीं बन सकती। सरिता जी। ओम हरम नमा दीदी, हमारा जैसे सोडियम और ये आयोडीन की बात हो रही है, तो इसका स्टोन से भी कनेक्शन है क्या? क्योंकि जब स्टोन होती है ना किडनी वगैरह में, तो नारियल पानी, नींबू शिकंजी ये सब लिया जाता है। एक्चुअली वो जो स्टोन होता है वो कैल्शियम से होता है, अच्छा। एक्सेस कैल्शियम कहीं जम जाता है। तो ये सब इसलिए लिया जाता है कि बॉडी बहुत हाइड्रेट रहे, क्योंकि उस समय जितना अधिक पानी होता है उतना स्टोन निकलने के चांसेस अधिक होते हैं। तो प्रेशर रहता है इसलिए। हाँ, तो वो पानी पानी कितना ही व्यक्ति पिएगा ना, तो ये भी चीजें लिक्विड में ही आती हैं, तो इसलिए इनको भी चालू कर दो। हाँ, क्योंकि किडनी स्टोन भी शायद पानी की कमी से वो बनता है, पानी कम पीते हैं, है ना? कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। जी जी, थैंक यू। चलिए, आई थिंक सभी के क्वेश्चन हो गए हैं।